आज की इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले एक दो पॉइंट्स जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर होता है उसको हम लोगों ने डिराइव किया था, उस पार्ट को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर का अमाउंट और डायरेक्शन क्या हो सकता है वो हम लोग यहां देख सकते हैं। तो यहां मैंने दो एग्जांपल यहां पर ड्रॉ किया है। एक फर्स्ट ऐसा आप देख सकते हो कि एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू ले रहे हैं और इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट होगा उसका डायरेक्शन ऑलवेज इस पॉइंट से अवे होगा, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स जिस डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा वही डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर होगा। तो इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ कुछ आएगा। अगर इस इंटेंसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें जो कि पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो उसका अमाउंट हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग डिराइव किए थे कि इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर Q/4πε0r² होता है। और ये जो फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड का है और ये क्या उसका डायरेक्शन वेक्टर हम लोग दिखा सकते हैं इंटेंसिटी वेक्टर का। तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज को रिकॉल मैंने इसलिए करा रहा हूं कि इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जो भी डिस्कशन आने वाला है उसमें इन सारी चीजों का यूज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ मैंने एक चीज यहां आप देख सकते हो, एक ग्राफ मैंने यहां प्लॉट किया है और ये ग्राफ हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस ग्राफ को मैंने कैसे प्लॉट किया है ये डिस्कस करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये पूरा कैलकुलस का कंसेप्ट है। बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर पॉइंट चार्ज है और वो पॉजिटिव नेचर का है तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, जो उसका डायरेक्शन आएगा, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन अगर E वर्सेस R का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दैट चार्ज, उसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। मतलब ये कह सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखेगा। इस तरह कुछ आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो आपका ये ग्राफ का सेंस है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ लाई करेगा। बस इतना ध्यान रखना। तो इस इंटेंसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था उसका ग्राफ हम लोगों ने ऐसा प्लॉट किया। ठीक है, आप देख सकते हो कि जब R का वैल्यू यहां पर 0 होगा तो इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो यहां पर अगर R का वैल्यू 0 है तो इंटेंसिटी क्या, इन्फिनाइट। ये लाइन क्या है, जस्ट पैरेलल टू y एक्सिस होगा, इट R = 0। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो कि R जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इंटेंसिटी वेक्टर कितना आएगा, 0। आप इस फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आप देखो, अब हम लोग करते क्या है कि अगर एक -q चार्ज ले लें तो उसकी वजह से एक R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट लाई करेगा तो वहां पर इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसको इधर पुल करेगा तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ऑलवेज हम लोग उसके चार्ज का अमाउंट लिखते हैं, वहां नेगेटिव साइन नहीं लिखते हैं। जब मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी वेक्टर बात करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो ऑलवेज उसका अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अब देख सकते हो कि ये जो इंटेंसिटी वेक्टर यहां सेट करेगा उसका मैग्नीट्यूड Q/4πε0r² होता है। और इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो इसकी तरह तो दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसका जो कर्व होगा वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना होता है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है कि इंटेंसिटी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना हो तो केवल पॉइंट चार्ज हम लोगों के आसपास एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो जो चार्ज होता है वो एक कंटिन्यूअस बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या उसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या सिंपल आप कह सकते हैं अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मेनली जो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम इनकाउंटर करते हैं चार्ज के साथ, तो वो एक्चुअली पॉइंट चार्ज होता नहीं है, एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होता है और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तब इस तरह के सिचुएशन में हम लोगों को करना क्या है कि ड्यू टू दैट कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट अगर हमको करना है तो हम कैसे इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग
अभी तक जितना कुछ जानते हैं, अगर एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी वजह से किसी r डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा वो डेफिनेटली इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, मतलब सिंपल मान लो कि एक रॉड है, उस रॉड के ऊपर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मान लो ग्लास रॉड है, उसके ऊपर चार्ज पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वजह से किसी P पॉइंट पर इंटेंसिटी वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला वहां वैलिड नहीं होगा, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। लेकिन अगर हम ग्लास रॉड की बात करें तो ग्लास रॉड अपने सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड सेटअप करेगा और उसके फील्ड का किसी एक पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होगा या इंटेंसिटी वेक्टर होगा, उस इंटेंसिटी वेक्टर को अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसके लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग के पास नहीं है, जैसे इस केस में था। तब हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इन सारी चीजों को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और कुछ डेरिवेशंस हम लोग देखते हैं। जब कंटिन्यूअस बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं। जैसे मान लो कि एक हम लोगों के पास इस तरह का एक सेमी सर्कुलर रिंग है और ये जो सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं, इस सेमी सर्कुलर रिंग का ये पॉइंट जो है सेंटर है और ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग r कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग पर जो चार्ज है वो चार्ज कुछ इस तरह इसके सरकमफ्रेंस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इसके सरकमफ्रेंस पर ये कंटिन्यूअस होगा। पहली चीज की ये ध्यान में क्या रखना होगा कि कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मेनली हम लोग अपने सिचुएशन को सिंपल करने के लिए यहां पर इस सेमी सर्कुलर रिंग के सरकमफ्रेंस पर जो भी चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चाहते क्या है कि यहां पर कि इस रिंग का अगर आप मान लो कि टोटल चार्ज इस पर कुछ ना कुछ होगा और इस चार्ज को हम लोग Q भी शो कर सकते, Q के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि ये जो Q टोटल चार्ज इस रिंग के सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में जब भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर टोटल चार्ज के टर्म में नहीं, उस पर जो चार्ज होता है उस चार्ज को चार्ज इंटेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस हम लोग बहुत मतलब कर सकते हो कि बहुत बार यूज करते हैं। केवल टोटल चार्ज के फॉर्म में भी इसके टोटल चार्ज को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो Q/L रेशियो है, मतलब इसका लेंथ सर्कमफ्रेंस का L मान लो, इसको हम लोग कहते हैं, इस रेशियो को कहते हैं लेमडा। और लेमडा का मतलब क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ऑलवेज आपको 2-3 टर्म गिवन होगा जब इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इसका जो सेंटर जो भी होगा इस सेंटर O पर, इसकी वजह से टोटल इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है और इसका रेडियस कितना गिवन है, R गिवन है। ठीक है, तो कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम लोगों के उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस रिंग की वजह से इसके सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सारे पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वहां पर आपसे केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछेगा। जैसे आप कह सकते हो कि यहां पर पूछा गया कि इसके सेंटर पर इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए कुछ आइडियाज, कुछ आप कह सकते हो कि जनरल स्ट्रेटजी हम लोग एडॉप्ट करेंगे और जो एडॉप्ट करेंगे हम लोग आइडिया, उसी आइडिया को आपको हर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के केस में यूज करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप सोच के देखो कि यहां पर अगर इंटेंसिटी वेक्टर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए कुछ एक जनरलाइज जो वे है या जनरलाइज जो स्ट्रेटजी है या जो अप्रोच है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करना कि जब भी कंटिन्यूअस बॉडी होगा हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी को ऑलवेज क्या करेंगे, एक सिंपल सा कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको इमेजिन करेंगे। कहने का मतलब क्या है
कि आप सबसे पहले सोचो कि जो भी कंटिन्यूअस बॉडी होगा वो बहुत स्मॉल छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और इन छोटे छोटे स्मॉल चार्ज पार्टिकल को हम लोग डिफरेंशियल चार्ज कहते हैं। जैसे सिंपल सा करने का मतलब क्या है कि सबसे जो वेरी फर्स्ट स्टेप हम लोग का होगा उसमें सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी को इमेजिन करेंगे कि ये बहुत स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, और जो स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको हम लोग डिफरेंशियल चार्ज कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि पूरा जो रिंग है इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का होगा, और ये जो रिंग हम लोग का होगा कुछ इस तरह हम लोग मान सकते हैं कि ये हम लोग का रिंग है, और ये जो रिंग है ये बहुत ही कह सकते हो कि स्मॉल डिफरेंशियल चार्ज से मिलकर इस तरह बना होगा। हम पूरी रिंग को मान लेते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये जो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स होंगे इनको हम लोग कह सकते हैं, इनको हम लोग ये छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स मतलब पूरे रिंग को। सबसे पहला काम कि कोई भी हम केवल रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आपके सामने कोई भी अगर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी होगा तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, उसको पहले आपको विजुलाइज करना है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम लोग ये जो वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स होगा उसको डिफरेंशियल चार्ज हम लोग कहते हैं। तो ऑलवेज हम लोग एक टर्म यूज करेंगे डिफरेंशियल चार्ज, तो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो जो रिंग है सबसे पहले हम लोग क्या है उसको एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जो स्मॉल सेगमेंट होगा उस रिंग का दैट इज कॉल्ड इस डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसको इस तरह इमेजिन करने से बेनिफिट क्या मिला, तो बेनिफिट ये मिला, हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस बॉडी था इसको हम कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ, ये कह सकते हो कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज element. It can be thought as a collection of differential charge elements, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले आप देखोगे तो जो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी था, चार्ज बॉडी जो होगा, इस कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी को हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट्स में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने का मतलब इसको इमेजिन करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का, और ये फॉर्मूला होता है Q/4πε0r²। लेकिन ये फॉर्मूला हमको पता है कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शंस लगा है कि ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये केवल पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट इस कंटिन्यूअस रिंग के लिए या इस कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इसके साथ एक कंडीशन लगा हुआ है, कि इसको हम लोग केवल अप्लाई कर सकते हैं ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल, और ये कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है। और हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर पता होगा तब इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पर टोटल इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी जितना कुछ पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन केवल एक ही मैथमेटिकल रिलेशन पता है, और ये जो रिलेशन है E इक्वल टू Q/4πε0r², ये केवल वैलिड है एक पॉइंट चार्ज के लिए। हम पूरे इस फॉर्मूला को इस रिंग के लिए डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन टोटल इंटेंसिटी अगर यहां फाइंड आउट करना हो इस रिंग की वजह से, तो इस एक्सप्रेशन को किसी न किसी तरीके से यूज करना होगा, क्योंकि और हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला हम लोग के पास नहीं है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो यूज नहीं कर पाएंगे इस रिंग के लिए, क्योंकि ये केवल इंप्लीमेंट होगा पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए, लेकिन फिर भी इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन इसको यूज हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले
कोई भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी होगा उसको सबसे पहले इमेजिन करेंगे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट्स। ये बहुत छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट्स। तो ये जो एक एक छोटा चार्ज, ये वाला चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। ये जो छोटा सा चार्ज है इसको भी क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। ये जो छोटा सा चार्ज पार्टिकल है इसको भी क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। तो कह सकते हो कि पूरा का पूरा रिंग हम कह सकते हैं कि बहुत मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे इसको इस तरह इमेजिन करेंगे तो बेनिफिट क्या मिला कि एक चार्ज पार्टिकल के लिए, एक डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट के लिए, एक डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट के लिए वी कैन यूज दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम यूज कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये वाला वैलिड है फॉर अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। और कोई भी डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट इट ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। कोई भी डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट मतलब एनी डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट ऑलवेज बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट है, ये बिहेव करेगा एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की तरह, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। क्योंकि डिफरेंशियल टर्म जब यूज करोगे ना, मतलब डिफरेंशियल टर्म यूज करने का मतलब हम लोग कैलकुलस को इंप्लीमेंट करें, और डिफरेंशियल टर्म यूज करने का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल का मतलब इसका लेंथ बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा का मतलब सिंपल सा कह सकते हो कि मतलब कह सकते हो कि अप्रॉक्स नियर टू जीरो, मतलब इसका जो लेंथ आएगा अप्रॉक्स नियर टू जीरो। और कह सकते हो कि इट अप्रोचेस, मतलब इसका जो लेंथ है इट अप्रोचेस जीरो। दैट मीन्स ये जो छोटा सा डिफरेंशियल जब हम बोलेंगे तो आप हमेशा ध्यान में रखना डिफरेंशियल का मतलब कि वेरी वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल। और जैसे वेरी वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल अगर होगा या उसका लेंथ होगा, दैट मीन्स इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। इसको एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और ट्रीट करने से बेनिफिट क्या होगा कि हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इससे बेनिफिट यही मिला कि सबसे पहले कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी होगा उसको एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट की तरह उसको हम लोग विजुलाइज करेंगे, उसको इमेजिन करेंगे। और इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हर डिफरेंशियल एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और बोलेगा सर ठीक है हम मान लिए बिहेव करेगा, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर यहां एक डिफरेंशियल एलिमेंट तो है नहीं, यहां तो एक डिफरेंशियल एलिमेंट तो है नहीं, यहां तो बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट है, तब क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट है, तो ये वाला एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, एक सेंटर इसका ले लेते हैं, तो ये जो डिफरेंस, ये इसका कह सकते हो कि रेडियस था, ठीक है। अब आप खुद से सोच के देखो, ये अगर एक डिफरेंशियल एलिमेंट अगर आप लेते हो, एक यहां पर ले लेते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट अगर हम लेते हैं, तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट क्या करेगा पता है? अगर हम इसकी बात करें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेट करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ये प्लस चार्ज है, यहां प्लस वन लोगे तो इस पर फोर्स इधर एक्सर्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसको d1 या सिंपल हम लिख देते हैं, बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होने का मतलब इसको डेल E1 वेक्टर कह सकते हैं। ये जो एलिमेंट्री चार्ज है एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा। डेफिनेटली हम लोग बता सकते हैं कि क्योंकि ये जो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट है एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो उसी इंस्टेंट जिस समय ये सारे पॉइंट के पास चार्ज एक्वायर होगा, वो एट द सेम इंस्टेंट इस P पॉइंट पर या इस O पॉइंट पर ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे भाई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो होगा सेंटर वाला पॉइंट, ये सारे डिफरेंशियल एलिमेंट चार्ज के फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए कह सकते हो कि हर डिफरेंशियल चार्ज उस पॉइंट O पर, या कह सकते हो कि वो जो पॉइंट O होगा हर डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट का के फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हर डिफरेंशियल चार्ज इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, ठीक है। दैट मींस कहने का मतलब क्या, आप सिंपल सोचो, हम मान लेते हैं कि टोटल रिंग को, जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट में ब्रेक किए हैं, इसको हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। मतलब ये कितना होगा? तो एक्चुअली इसको मान लेते हैं कि जो रिंग है ये बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट चार्ज से मिलकर बना है, तो उसको मान लेते हैं टोटल नंबर कितना होगा? n होगा। तो मान लो पहले चार्ज की वजह से, ये पहला चार्ज डिफरेंशियल चार्ज है, इसकी वजह से इंटेंसिटी वेक्टर इधर आएगा।
क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरफ वेव करेगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर मान लो कि अगर मैं ये सेकंड को लेता हूं तो सेकंड भी क्या करेगा, इस लाइन के लॉन्ग, यहां से अगर देखोगे तो इस लाइन के लॉन्ग एक और डेल E2 वेक्टर सेट करेगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो ये भी इस तरह सेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप सोच के देखो, ये डेल E3 ऐसा होगा, ठीक है। और अब देखो अगर ये nth चार्ज डिफरेंशियल एलिमेंट है तो ये इधर एक डेल En सेट करेगा एक वेक्टर। ये वाला जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये इधर सेट करेगा, इसको लिख सकते हैं डेल En-1th पार्टिकल होगा। फिर इधर वाला इसको लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डेल En-2, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां वाला मान लो ऐसा कुछ होगा। दैट मीन सिंपली ऐसे सोचो कि जैसे आप ये सारे डिफरेंशियल एलिमेंट पर चार्जेस होंगे, वो तुरंत एट द सेम इंस्टेंट सारे के सारे डिफरेंशियल चार्ज उस पॉइंट पर अपना अपना एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि पहला आपने एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट कर दिया, सेकेंड भी इस पॉइंट पर क्या करेगा, अपना इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, थर्ड डिफरेंशियल एलिमेंट भी कितना क्या सेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेट करेगा। इसी तरह करते करते nth पार्टिकल भी करेगा, इसी तरह n-1th पार्टिकल भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर डेल En-1 सेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट O को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हर डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट अपना एक इंटेंसिटी वेक्टर उस पॉइंट पर सेट कर देगा। अच्छा अब ये बताओ सिंपल सा, अगर सारे के सारे डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट अगर यहां पर इंटेंसिटी वेक्टर सेट कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल इंटेंसिटी हमको चाहिए था, टोटल इंटेंसिटी किसकी वजह से होगा, इन सबकी वजह से जो भी इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उन सबका वेक्टर समेशन। क्योंकि सारे के सारे अगर पॉइंट चार्ज की तरफ वेव कर रहे हैं, सब वहां इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, और यहां पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स है। तो यहां पर हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि ये इंटेंसिटी आप अगर हम कहें कि यहां पर जो टोटल इंटेंसिटी आएगा इन सारे वेक्टर का वेक्टर समेशन आएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कहने का मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि आपको यहां से जैसे ही उस पूरे रिंग को हम डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट का कलेक्शन समझे, वहां से हमको पता चल गया कि हर चार्ज की वजह से एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट होगा, और एक चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर सेट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, क्योंकि अब आपके पास ये फ्रीडम है कि आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि दिस इज ओनली कह सकते हो दिस इज ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। और ये जो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट है ये भी एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की तरफ वेव कर रहा है, इसलिए हम ये वाला जो डेल E1 वेक्टर होगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इस तरह सबका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और फिर फाइनली क्या करेंगे, वेक्टर समेशन का यूज करेंगे। क्लियर? दैट मीन्स अब क्या करना है, ध्यान से देखो। पहला हम लोग एक जनरल आइडिया सेटअप कर रहे हैं कि कैसे कंटिन्यूअस बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या क्या हम लोगों को मतलब अप्रोच एडॉप्ट करना होगा, उस चीज को हमको ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग सारा अप्रोच इससे यहां से समराइज करेंगे या इससे हम लोग क्या करेंगे, सारे अप्रोच को एडॉप्ट करेंगे। लेकिन इस रिंग के थ्रू हम लोग सारे अप्रोच देख रहे हैं, लेकिन हम ये जो अप्रोच हम यहां से हम लोग जो भी अप्रोच हम लोगों को मिलेगा वो किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल, अब देखो पहला काम क्या था, पहला काम ये था कि कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। और जैसे इसको हम लोग ट्रीट किए तो हम लोगों के पास एक फ्रीडम आ गया कि ऑल डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। और सिंपल, अब हम लोग के पास ये जितनी चार्ज पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स है। तो भाई अब यहाँ इंटेंसिटी निकालना है, तो प्रीवियस हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत सारे पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो सबकी वजह से वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब तो इस रिंग के लिए, कंप्लीट रिंग के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे इसको डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट में हम लोग इसको कन्वर्ट किए, दैट मीन्स अब हम लोग इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यहां यूज कर सकते हैं फॉर ईच डिफरेंशियल चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करना क्या है कि इस पॉइंट O पर हमको टोटल इंटेंसिटी चाहिए था, तो नेट इंटेंसिटी वेक्टर E एट दिस पॉइंट कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा डेल E1 वेक्टर, पहले की वजह से जो इंटेंसिटी आया, प्लस
जो सेकेंड चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी आएगा उसका समेशन और प्लस ये कहां तक चलेगा, nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स है डेल ई एन तक चलेगा। और इन सारे इंटेंसिटी वेक्टर का जो वेक्टर समेशन आएगा वही इस पॉइंट पर इन सारे डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से नेट इंटेंसिटी होगा, और जो सारे एलिमेंट डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी होगा वही इस रिंग की वजह से होगा। क्लियर? तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर हम थोड़ा अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज करते हैं, समेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, समेशन। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो डेल ई आई एथ लिख दिए। ये जो इंटेंसिटी ड्यू टू आई एथ चार्ज पार्टिकल, डिफरेंशियल चार्ज पार्टिकल है, और यहां पर आई का वैल्यू 1 से, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, n है, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? अच्छा अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटेंसिटी वेक्टर है। क्लियर? अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, ये जो डेली है, डेल जो ऑपरेटर है, इस डेल ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा एक फाइनाइट आएगा। फाइनाइट इन द सेंस कहने का मतलब जिसको रियल नंबर लाइन पर हम लोकेट कर सकते हैं इस अमाउंट को। जैसे मान लो 2 न्यूटन पर कूलम आ गया, ये कुछ डेली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चार्ज की वजह से ये जो डेली आएगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि जो चार्ज हम ले रहे हैं वो डिफरेंशियल चार्ज है, और डिफरेंशियल चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज का अमाउंट बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा का मतलब उसको कहते हैं इन्फिनाइटली स्मॉल। उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइटली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है। इतना छोटा चार्ज है जैसे कहने का मतलब बहुत ही छोटा है। तब उसके लिए एक कंडीशन हम लोग लिखते हैं, और ये कंडीशन क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना क्या कंडीशन लिखेंगे। ये हमको पता है कि ये जो चार्ज है इस चार्ज को हम डिफरेंशियल चार्ज मतलब डी क्यू लिख सकते हैं, और डी ऑपरेटर लग गया। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं इनफिनिटेसिमल भी कह सकते हो, टेसिमल चार्ज। ये थोड़ा सा कैलकुलस का कंसेप्ट है, परेशान मत होना, बस ये एक टर्म है। टर्म का मतलब क्या है कि ये इन्फिनाइटली स्मॉल चार्ज है। और इन्फिनाइटली स्मॉल चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो नंबर आप सबसे छोटा सोच पाओ उससे भी छोटा होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली ये जो नंबर होता है ना ये फिक्स्ड नहीं होता है। इन्फिनाइटली स्मॉल का मतलब क्या है, लगभग 0 के आसपास। लेकिन 0 के आसपास कौन सा नंबर लोगे, 0.00001 लोगे या 0.0002 लोगे, क्या लोगे वो तो नहीं बता सकते हो। मतलब ऐसा नंबर जो आप खुद ही नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत ही छोटा, 0 के बहुत करीब होगा, तो इसको इनफिनिटेसिमल चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंशियल चार्ज भी कहते हैं, इनफिनिटेसिमल चार्ज, और इसी को हम लोग कह सकते हैं, और इसको हम लोग डिफरेंशियल चार्ज भी कह सकते हैं, डिफरेंशियल चार्ज भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ कि ये जो डीक्यू होगा, ये जो डीक्यू है इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगा वो भी डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सही से समझो, डीक्यू अगर बहुत 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 छोटा है, इन्फिनिटली स्मॉल है, उसी तरह अगर मैं बात करूं कि इसकी वजह से जो फील्ड ये सेटअप करेगा तो वो फाइनाइट नहीं होगा, बहुत ही छोटा होगा। क्योंकि चार्ज अगर बहुत छोटा हो गया, क्योंकि जो इंटेंसिटी है चार्ज पर डिपेंड कर, अगर क्यू बहुत छोटा हो गया तो ई भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। दैट मीन्स वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां सेटअप होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। दैट मीन्स उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब टर्म जो है ना आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो डेल ई वन वेक्टर आएगा ये भी एक कह सकते हो कि डिफरेंशियल, इसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स कह सकते हो कि ये बहुत छोटा होगा। अब ये सोचो बहुत छोटा होगा, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, बहुत छोटा मतलब डिफरेंशियल का एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि अगर बहुत छोटा हुआ तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहां पता है कि जो डेली है बहुत छोटा है, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहां हम लिख देंगे कि लिमिट, सिंपल सा, कि डेल ई जो है ये टेंडिंग टू 0 है। क्योंकि हम ये डेली की अगर बात करें, डेली का मतलब एक फाइनाइट वैल्यू होता है, लेकिन जब इसके साथ ये वाला टर्म अटैच कर दे, दिस समेशन के साथ अगर ये वाला टर्म अटैच कर दिए कि यहां पर जो लिमिट डेली टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या है कि जो डेली आएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आएगा ये बहुत ही छोटा होगा। तो ये जो अलजेब्रा के साथ ये टर्म जैसा ही लगा, ये वाला समेशन का कंसेप्ट अलजेब्रा का था,
लेकिन उसके साथ लिमिट का कंसेप्ट जैसे ही अप्लाई किए हम लोग डायरेक्ट अलजेब्रा से कैलकुलस में इंटर कर गए। क्योंकि आप सोचो जब भी डिफरेंशियल है ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज या फील्ड की जब बात करते हैं ना, तो वहां कैलकुलस को हमको इंप्लीमेंट करना होगा। विदाउट कैलकुलस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल जैसे ही समेशन के साथ ये टर्म अटैच कर दी, ये टर्म डिनोट कर रहा है कि यहां जो डेली है, दिस डेली ये टेंडिंग टू जीरो, ये डेली क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। तो इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद अब इस पूरी अरेंजमेंट को, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इस पूरे सिचुएशन को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब लिमिट डेली टेंडिंग टू जीरो समेशन डेल आयत, और इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर। क्योंकि अगर ये बहुत छोटा होगा, सिंपल देखो, अगर हम जैसे ही लिखते हैं यहां पर, जैसे सिंपल आप पढ़े हो कि डेल वाई बाई डेल एक्स, और लिमिट जब लग जाता है कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो इसको आप क्या लिखते हो, डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह अगर ये इसके साथ ये कंडीशन अटैच्ड हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के साथ ये कंडीशन अटैच्ड हो गया, देन दिस डेल ई इज कन्वर्टेड इनटू डी वेक्टर, और समेशन की जगह क्या आ गया, इंटीग्रेशन। तो यहां पर अभी हम लोग अलजेब्रा में थे, लेकिन लिमिट लगाते के बाद सीधे कहां इंटर कर गए, कैलकुलस में। और कैलकुलस का कंसेप्ट कब आता है, जब हम लोग इनफिनाइटली स्मॉल क्वांटिटी को डील करते हैं, वहां पर कैलकुलस को लेकर आते हैं। तो इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि हम लोग समेशन कर रहे हैं, किसका समेशन कर रहे हैं, डेली का नहीं, डिफरेंस। ये कंडीशन इसके साथ लगा हुआ, मतलब ये कह रहा है कि समेशन ऑफ स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट का समेशन जो करेंगे, दिस कैन बी रिटेन एज ए इंटीग्रेशन ऑफ डीई वेक्टर। ये क्या था, डीई वेक्टर, और नेट इंटेंसिटी निकल गया, ठीक है, क्लियर। और जैसे इसको आप यूज कर लिए, जैसे इसको इक्वेशन को आपने लिखा, लिखने के बाद ये क्लियर हो गया कि अब हमको समेशन वाला मेथड यूज नहीं करना होगा, किसका यूज करना होगा, इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। और जैसे इंटीग्रेशन का यूज करोगे तो इसमें आपको बहुत सारा डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं चाहिए, एक ही डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है, उसकी वजह से डी निकालना है और उस डी को इंटीग्रेट कर देना है। क्योंकि अलजेब्रा के थ्रू करते हैं ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए कैलकुलस को लेकर आया गया था। कैलकुलस को जैसे हम लोग लेकर आए, अब हमको ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। सिंपल डायरेक्ट क्या करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे, और डी कैलकुलेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कैलकुलस का है, उसको यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी वेक्टर, ठीक है। दैट मीन्स फाइनली अगर इन सारी चीज़ों को समराइज करें तो हम लोग को क्या क्या अप्रोच मिल गया। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूस बॉडी को इमेजिन करेंगे, मतलब दैट कंटिन्यूस बॉडीज आर एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, कोई भी, अब इस पर आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट आप ले लेना। कहने का मतलब जैसे आप इमेजिन करते हो, पहला उसको इमेजिन करना है, कैसे इमेजिन करना है, एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। नेक्स्ट सेकेंड क्या करेंगे, जैसे इमेजिन किए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन फाइंड डी वेक्टर ड्यू टू अ डिफरेंशियल चार्ज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल चार्ज है, मतलब सिंपल क्या करोगे, अब तो आपको इतनी सारे हर की वजह से डेली नहीं निकालना है, क्योंकि वो अलजेब्रा का कंसेप्ट है। लेकिन अब इंटीग्रेशन में क्या करना है कि जैसे इसको इमेजिन किए, इमेजिन करने के बाद एक डिफरेंशियल चार्ज कहीं ले लेना डी क्यू, और इसकी वजह से इंटेंसिटी वेक्टर क्या निकालोगे, डी वेक्टर। और जैसे ही डी वेक्टर निकाल लिए, अब उसको फाइनली क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। बस ये तीन काम करना है। ये तीन एक जनरल स्ट्रेटेजी कर सकते हो या अप्रोच कर सकते हो, जो हम लोग ऑलवेज फॉलो करेंगे। किस लिए, तो कभी भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी की वजह से इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करना होगा, तो ये तीन जो स्टेप्स है उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करोगे, ऑलवेज उस कंटिन्यूअस बॉडी को इमेजिन करेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। नेक्स्ट कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट उठाएंगे और उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से क्या निकालेंगे, डीई वेक्टर, और डायरेक्ट उसको फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इन सब चीजों का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस यहां तक आने के लिए हम लोगों को इन सारी स्टेप्स से गुजरना पड़ा था। लेकिन अब जैसे ही ये हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लिए, अब इन अलजेब्रा का कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट हम लोग किसका यूज करेंगे, कैलकुलस का, ठीक है। तो मेनली तीन काम करना है,
इमेजिन करना है एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट कंटिन्यूअस बॉडी के थ्रू जब भी इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसे इसको इमेजिन करते हैं हर डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा और उसकी वजह से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। सेकंड क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है, उसकी वजह से इंटेंसिटी वेक्टर निकालना है और फिर उसको क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से जो इंटेंसिटी आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक जनरल आइडिया जो हम लोग सेटअप किए हैं ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए, लेकिन अब हम करते क्या हैं, एक एक पर्टिकुलर केस लेते हैं और उन सारे पर्टिकुलर केस में कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते क्या है कि डिफरेंट कंटिन्यूअस बॉडीज लेते हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो केस 1 हम लोगों ने लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ कंटिन्यूअस बॉडी, लेकिन ये कंटिन्यूअस बॉडी हम लोग ले रहे हैं एक सेमी सर्कुलर रिंग और एक जनरल आइडिया सेटअप करने में भी इसको हम लोग कंसिडर किए थे अभी कुछ देर पहले, लेकिन अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर क्या होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और इस रिंग की वजह से जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो कुछ चीजें गिवन है, जैसे इसका रेडियस ऑफ द रिंग कितना है, आर गिवन है, और उस रिंग के सरकमफ्रेंस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। और उस चार्ज से रिलेटेड एक टर्म गिवन है जिसको हमने कह रहे लेमडा गिवन है, और लेमडा का मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। और हम लोगों को करना क्या है कि इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पर यहां जो इंटेंसिटी होगा इस टोटल इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ जनरल आइडियाज आपको बताया था कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 3 काम करना था, सबसे पहले इसको इमेजिन करना था एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट, फिर एक डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना था, और फिर फाइनली इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो वहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपके लिए इस सिचुएशन को और सिंपल बनाने के लिए जो 3 स्टेप था इसको फर्दर थोड़ा सा डिटेल में मैंने यहां लिख दिया है कि ये सारे कुछ स्टेप्स मैंने यहां लिखा है। एक एल्गोरिदम आपके लिए यहां मैंने लिख दिया है कि कंटिन्यूअस बॉडी कोई भी हो उसकी वजह से जो टोटल इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इस एल्गोरिदम को आप यूज कर सकते हो। वो 3 जो स्टेप्स मैंने बताया था उसको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कह सकते हो कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन और उसको सिंपल करने के लिए उस फर्दर उन 3 स्टेप को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं जिससे आपको कि इस तरह के सिचुएशन को डील करने में बहुत आसानी हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह का कोई भी कंटिन्यूअस बॉडीज होगा उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी वेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि ये जितने स्टेप्स मैंने यहां पर लिखवाया है इन सारे स्टेप्स को आप एक एक करके इसी सीक्वेंस में अगर इसके लिए यूज करोगे, चाहे किसी भी तरीके का कंटिन्यूअस बॉडीज होगा तो आप टोटल इंटेंसिटी वेक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल चलो देखते हैं कि इन सारे स्टेप्स को यूज करके कैसे इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप के अकॉर्डिंग करा कि लोकेट द पॉइंट, मतलब सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप मतलब हम लोग को करना क्या है, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे रिंग की वजह से इसके सेंटर, ये सेंटर ओ ले लेते हैं, इस ओ सेंटर पर नेट इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वहां पर जो एल्गोरिथम दिया है उसमें पहले स्टेप के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि लोकेट द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, इसको हम लोगों ने लोकेट कर दिया। पहला स्टेप ये है, मतलब पहला स्टेप आपको अवेयर करा रहा कि आपको सबसे पहले डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पर इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या है, आप देख सकते हो कि ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट वन एक्सिस बिकम द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं एट द गिवन पॉइंट। तो कहने का मतलब जहां इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे भाई, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप है, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में ये करा कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करना होगा उस पॉइंट पर हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे।
लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एटलीस्ट वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। मतलब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है जिसमें एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, लेकिन एक एक्सिस जो आपका होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह काम करे। आप कोशिश करना है अगर ऐसा कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि उस लाइन के लॉन्ग जो चार्ज्ड बॉडी है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एग्जैक्टली एक जैसा दिखे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो कहने का मतलब क्या है कि सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग इस पॉइंट ओ पर क्या चाहिए भाई, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है, लेकिन हम ड्रॉ करने के लिए इसको ओरिजिन मान लेंगे और ओरिजिन मानने के बाद दो एक्सिस आपको ड्रॉ करना है। आप कोई भी एक्स इधर ले सकते हो, वाई इधर ले सकते हो, आप कह सकते हो कि एक्स इधर भी ले सकते हो, वाई ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि एटलीस्ट वन एक्सिस जो हम लोग बनाएंगे वाई और एक्स इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमेट्री का काम करें। तो सिमेट्री का काम जैसे मान लो कि ये वाला एक्सिस सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला जो लाइन होगा ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है लेकिन इसके नीचे कोई चार्ज नहीं है, ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं हो सकता। लेकिन अगर सोचो अगर मैं इस तरह का लाइन लेता हूं, अगर इस तरह का लाइन लेता हूं तो इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट में जैसा दिख रहा है इसके राइट में भी उसी तरह दिख रहा है, या सिंपल राइट वाला लेफ्ट का मिरर इमेज होना चाहिए। तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री को या एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अगर मिरर मान ले तो एग्जैक्ट इसका इमेज इधर बन रहा है। तो ये वाला जो लाइन होगा जो इस पॉइंट ओ से पास करेगा और इस तरह वर्टिकल होगा, उसी लाइन को हम लोग कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक्स और वाई एक्सिस, मतलब जैसे ही पॉइंट को हम लोग लोकेट किए, मतलब अवेयर हो गए कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, उस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करते हुए यहां से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो हम करेंगे क्या कि एक एक्सिस एटलीस्ट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसे ड्रॉ करने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये वाला जो एक्सिस होगा ये एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसको एक प्लेन मिरर मान लो तो इसका इमेज इधर बन रहा है, इसलिए इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल आप कोशिश करना कि कोई लाइन ऐसा आपको मिले जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह काम करेगा, तो एटलीस्ट वन एक्सिस उधर ही ले लेना। तो एटलीस्ट वन एक्सिस इधर लेने का मतलब क्या है कि हम इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे कि अगर ये वाई एक्सिस होगा तो डेफिनेटली इस लाइन के लॉन्ग जो भी एक्सिस होगा इसको हम लोग कह सकते हैं ये वाला एक्सिस जो होगा दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये क्या होगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो स्टेप 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में कर रहा था कि ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस एट गिवन पॉइंट सच दैट वन एक्सिस बिकम द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर। पहला स्टेप क्या था, पॉइंट को लोकेट करना। सेकेंड स्टेप क्या था कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना, और कोशिश ये करेंगे अगर मिल गया तो किसी एक एक्सिस को लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाने का। तो इन दिस सिचुएशन वाई एक्सिस क्या है भाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट अगला स्टेप 3 में आते हैं। थर्ड स्टेप में ये बोला है कि चूज अ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। करेक्ट, थर्ड स्टेप की चूज अ डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। तो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट का मतलब क्या है, आप कह सकते हो कि इस पूरे रिंग में से कोई भी छोटा सा पार्ट लो, और वो छोटा सा पार्ट एकदम छोटा लेना, जिसको हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट कह सकते हैं। लेकिन जब भी डिफरेंशियल एलिमेंट आप सिलेक्ट करोगे तो उसका एक तरीका है कि डिफरेंशियल एलिमेंट इनिशियल और फाइनल पर नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर रिंग की अगर बात करें तो ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट यहां से लेकर यहां तक होगा, लेकिन हम ना इसको कंसीडर करेंगे ये फाइनल है, और इसको क्या मान सकते हैं इनिशियल। तो इनिशियल और फाइनल डिफरेंशियल एलिमेंट छोड़कर आप थ्रू आउट द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग एक छोटा सा लेंथ ऐसा कंसीडर करो जिसको हम लोग डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट कहेंगे। वो आप जब भी लोगे वो इनिशियल और फाइनल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग करते क्या है कि यहां से इनिशियल और फाइनल के बीच में किसी एक लोकेशन पर, कोई भी एक लोकेशन पर एक डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट का मतलब एक छोटा सा लेंथ, ये लेंथ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली आप इतना ध्यान रखना कि ये जो लेंथ है ये बहुत छोटा सा लेंथ है, एक डिफरेंशियल लेंथ हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। और ये जो डिफरेंशियल लेंथ है, इस डिफरेंशियल लेंथ को हम कह रहे हैं कि ये dx लेंथ का डिफरेंशियल एलिमेंट है। कितने लेंथ का भाई, dx लेंथ का। तो थर्ड स्टेप क्या था कि वी नीड टू पिक आउट अ डिफरेंशियल एलिमेंट at any location
इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट, मतलब इनिशियल डिफरेंशियल एलिमेंट और फाइनल डिफरेंशियल एलिमेंट के बीच में कहीं पर भी एक छोटा सा डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिसका लेंथ क्या होगा dx। और dx लिखने का मतलब क्या है कि ये बहुत ही मतलब इनफाइनाइटेसिमल चार्ज एलिमेंट होगा, मतलब इन्फिनाइटली स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। इन्फिनाइटली स्मॉल का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा चार्ज होगा, ठीक है, मतलब बहुत छोटा लेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड dx, ठीक है। थर्ड स्टेप क्लियर। फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप कह रहा है कि लोकेट द पोजीशन, ठीक है, और ब्रैकेट में आप देख सकते हो पोजीशन लोकेट करने के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ लीनियर और एंगुलर, ठीक है। तो लोकेट द पोजीशन ऑफ द डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो कह रहा है कि जैसे ही सेकंड थर्ड स्टेप क्लियर कंप्लीट हुआ कि डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट स्टेप 4 ये कह रहा है कि जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे उस डिफरेंशियल एलिमेंट का लोकेशन, उस डिफरेंशियल एलिमेंट का पोजीशन हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। मतलब जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट आप लोगे तो आपको ये कन्वे करना होगा कि एग्जैक्टली ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग आप उस डिफरेंशियल एलिमेंट को किस लोकेशन पर ले रहे हो, एग्जैक्टली उसको एक नंबर के थ्रू बताना होगा, एक डिस्टेंस के थ्रू बताना होगा, एक पोजीशन के थ्रू बताना होगा कि एग्जैक्टली जो डिफरेंशियल एलिमेंट आपने कंसीडर किया है तो वो आपने कहां कंसीडर किया है। तो इसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, तो पोजीशन उस डिफरेंशियल एलिमेंट का ड्रॉ करने का दो तरीका होता है, एक लीनियर पोजीशन दिखाते हैं और एक एंगुलर पोजीशन। लेकिन डिपेंड करता है कि लीनियर कब हम लोग दिखाएंगे उसका पोजीशन और एंगुलर कब दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि देखना है कि वैसा डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये ऐसा डिफरेंशियल, बहुत सारा छोटा छोटा डिफरेंशियल एलिमेंट थ्रू आउट द रिंग इसके सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मींस कह सकते हो कि इस एलिमेंट्री को छोड़कर एक एलिमेंट्री अगर यहां लेते, इस एलिमेंट्री को छोड़कर एक एलिमेंट्री यहां लेते तो उसका लीनियर पोजीशन इसका आर होगा, क्योंकि ये रेडियस आर है तो उसका भी लीनियर पोजीशन आर होगा। लेकिन एक्चुअली इसका एंगुलर पोजीशन और उसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसीलिए आपको यहां डिसाइड करना होगा, आपको यह समझना होगा कि जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वो डिफरेंशियल एलिमेंट का पोजीशन हम लोग लीनियर शो करेंगे या एंगुलर शो करेंगे। तो इस सिचुएशन में हमको दिख रहा है कि वो एक सर्टेन कह सकते हो उसका सर्कमफ्रेंस पर डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए पोजीशन एंगुलर दिखाना सही होगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर पोजीशन सबका सेम आ रहा है तो एंगुलर पोजीशन दिखाना क्या होगा, सही होगा। तो हम लोग करते क्या है कि यहां से आप कर सकते हो सिंपल सा कि इस डिफरेंशियल एलिमेंट का फोर्थ स्टेप क्या था, लोकेट द पोजीशन ऑफ द डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। तो इस चार्ज एलिमेंट का लोकेशन, एक डेरिवेशन बहुत डिटेल में बता रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश करो। एक समझ गए तो आने वाले सारे डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही डिफरेंशियल, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, लोकेशन क्या करना, इस लोकेशन के बारे में अवेयर होना कि कहां इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या करना था, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना था। थर्ड स्टेप क्या था, चूज करना था डिफरेंशियल एलिमेंट इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डिफरेंशियल एलिमेंट। फोर्थ स्टेप क्या था, इसका पोजीशन दिखाना। तो इसका पोजीशन कैसे दिखाएंगे, तो सिंपल हम इसको क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का एक सर्टेन dx लेंथ ही होगा, लेकिन छोटा ही होगा, लेंथ होगा। तो इस वाले एंड का लोकेशन हम दिखा देते हैं कि ये वाला जो एंड है ये कुछ सर्टेन लोकेशन पर होगा और इस लोकेशन को हम दिखा रहे हैं, ये जो लोकेशन है यहां से मान लो थीटा एंगल पर, एंटी क्लॉकवाइज में इससे थीटा एंगल पर है, ठीक है। मैंने इसका लोकेशन मैंने दिखा दिया कि जो डिफरेंशियल एलिमेंट हम ले रहे हैं तो वहां उसके साथ एक कंसेप्ट आता है कि उस डिफरेंशियल एलिमेंट का लोकेशन हम लोगों को दिखाना होगा। उसका लोकेशन हम लोगों ने दिखा दिया कि इस रेफरेंस लाइन, इस एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल पर डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं। लेकिन डिफरेंशियल एलिमेंट जो लेते हैं ना उसका एक सर्टेन जो लेंथ है, अगर ये वाला पॉइंट अगर थीटा एंगल बना रहा तो ये जो dx लेंथ है इस सेंटर से कुछ एंगल पर होगा। लोकेशन का मतलब क्या है कि उस डिफरेंशियल एलिमेंट के दोनों सेगमेंट का लोकेशन दिखाते हैं। इस डिफरेंशियल एलिमेंट का दो पार्ट है, एक यहां पर एक यहां पर। इसका लोकेशन आपने दिखा दिया थीटा। अच्छा, इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन अगर हम दिखाएंगे तो ये लेंथ dx है। अगर ये लेंथ dx है तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो एंगल आएगा, ये जो एंगल सस्टेन करेगा ये d थीटा बहुत छोटा होगा। ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, d थीटा, क्योंकि थीटा एंगल पर इसका दो पॉइंट अगर कंसिडर करें इस डिफरेंशियल एलिमेंट का, एक पॉइंट थीटा एंगल पर है
और इसके लेंथ का जो अदर एंड है वो थीटा प्लस डी थीटा पर होगा, और ये dx लेंथ है इसलिए डी थीटा एंगल सस्टेंड करेगा, ये डी थीटा ही लेना है। ठीक है, क्लियर, लोकेशन दिखा दिया। नेक्स्ट इसके बाद, और बहुत लोग हो सकता है कि पहली बार इस तरह के इंटीग्रेशन को देख रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे कुछ डेरिवेशन करोगे और कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, और इंटीग्रेशन का यूज आपको हमेशा होने वाला है इस तरह का सिचुएशन में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट ये एलिमेंट ले लिए, तो ये कौन सा स्टेप था, फोर्थ स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप क्या था, लोकेट द पोजीशन, लोकेट कर दिए उस एलिमेंट्री का दोनों एंड का, पहला एंड थीटा एंगल पर है, नेक्स्ट एंड कितने एंगल पर है, थीटा प्लस डी थीटा। और डी थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ अगर डी एक्स बहुत छोटा होगा तो ये जो एंगल सस्टेंट करेगा एट ओरिजिन, ये एंगल भी क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा, ले लिए। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब इसमें दिया है स्टेप 5 पर आते हैं। स्टेप 5 में बोला है कि फाइंड द चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो जो डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट किया होना, अब उसका चार्ज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चार्ज ऑफ द, देयरफॉर चार्ज ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट क्या आएगा भाई, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का अगर चार्ज आप फाइंड आउट करोगे, जिसको हम लोग डी क्यू कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये एलिमेंट अगर क्या होगा डिफरेंशियल है तो उस पर जो चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो इस चार्ज को हम लोगों ने क्या मान लिया, डी क्यू मान लिया। अब डी क्यू को आपको लेमडा के टर्म में लिखना है, कह रहा है कि स्टेप 5 में कह रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दैट मीन्स dq जब लिखोगे, dq कैसे लिखोगे, तो सोचो इस टोटल चार्ज जो भी होगा उसको हम लोग dq चार्ज ले रहे हैं, तो dq चार्ज का वैल्यू कितना होगा, अगर पर यूनिट लेंथ में चार्ज लेमडा है तो इसका लेंथ कितना है, dx। तो अगर हम कहें कि यूनिट लेंथ में चार्ज लेमडा है तो dx लेंथ में कितना होगा, हम लोग को dx लेंथ में चाहिए, तो यूनिट लेंथ में लेमडा है तो लेमडा dx आ जाएगा। बहुत लोग को अगर क्लियर नहीं होगा तो ये सब पढ़े हो, सिंस यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, लेमडा, देयरफॉर dx, लेमडा का मतलब क्या होता है, तो इतने लेंथ में कितना होगा, लेमडा इंटू dx, और लेमडा इंटू dx को क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्री, और इसी को किससे रिप्रेजेंट करा, dq से। तो इसमें करा था 5th स्टेप में कि फाइंड द चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के रूप में निकालना था, हो गया क्लियर। तो उस एलिमेंट्री पर कुछ चार्ज आएगा, लेमडा तो नहीं होगा, लेमडा तो एक यूनिट कर सकते हो कि यूनिट लेंथ पर जो चार्ज लेमडा है उसका एक सर्टेन लेंथ होगा, लेंथ मतलब dx लेंथ होगा, तो dx लेंथ में टोटल चार्ज कितना आएगा, लेमडा इंटू dx, और ये dq इक्वल टू लेमडा इंटू dx आ गया। नेक्स्ट अब क्या करोगे, 6th स्टेप पर आते हैं, टोटल 8 स्टेप है। 6th स्टेप में क्या करा कि फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज डी वेक्टर। इसके बाद कह रहा कि जो भी एलिमेंट्री आप सिलेक्ट किए हो वो एलिमेंट्री इस पॉइंट ओ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, और कह रहा है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को हम लोग डीई वेक्टर से डिनोट करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसको डीई वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो कह रहा है कि उसका डायरेक्शन आप पहले दिखाओ, बोले 6th स्टेप कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन, मतलब जो ये वाला जो एलिमेंट्री चार्ज है यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये सेट करेगा उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कह रहा है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई वेक्टर, मतलब ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा उसका डायरेक्शन आपको ड्रॉ करना है, और प्लस उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, तो डायरेक्शन ड्रॉ करना बहुत आसान है। कैसे ड्रॉ करते हैं इंटेंसिटी का, तो ये चार्ज पहले चेक करो, इसका नेचर क्या है, जिस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी चेक करना है इसका नेचर क्या है, इसका नेचर प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे जहां पर वो इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, मतलब इस पॉइंट पर। तो ये जो एलिमेंट्री चार्ज है यहां पर एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हम लोग एक +1 चार्ज एज्यूम करेंगे। तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस इस प्लस पर फोर्स किधर एक्सर्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि इसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा वो कुछ इस तरह का इस लाइन के लॉन्ग आएगा, और इस इंटेंसिटी वेक्टर को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड डीई वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीई वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो, ये जो एलिमेंट्री है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर यहां सेट करेगा, और इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होगा,
एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, स्टेप 6 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेप 6 के अकॉर्डिंग एक एक स्टेप आप ये इसको डिस्कस जब हो रहा है ना, तो इसको आप याद करने की कोशिश करो और ऐसा फील करो क्लास में बैठे हो और जो एक एक स्टेप कर रहे हो ना, तो उस पर कॉन्शियस होने की कोशिश करो। ठीक है, तो फाइंड द डायरेक्शन निकालिए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन हम लोगों ने इस एलिमेंटर की वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा, ये डायरेक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डी ये जो वेक्टर है इसके साथ मॉड लगा दिए, और ये जो मॉड आएगा, ये मॉड कैसे निकालोगे, मतलब इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से यहाँ इंटेंसिटी, तो इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से इंटेंसिटी कितना होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह बिहेव करेगा। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, और सिंपली हम कह सकते हैं इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल, और एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से ये डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, आर होगा। तो एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इंटेंसिटी यहां पर आएगा वो आर डिस्टेंस पर कितना होगा, तो सिंपल एक पॉइंट चार्ज मान लिए। तो फॉर्मूला कौन सा है, चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट्री डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ये पॉइंट का लोकेशन इस चार्ज पार्टिकल से आर है, आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हैं भाई। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट हम लोग डिफाइन किए, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, तो ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डी वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया और इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। तो ये 6th स्टेप हम लोग का कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में, देखो क्या बोला है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ डीई वेक्टर। कह रहा है कि जो डी वेक्टर इस डिफरेंशियल एलिमेंट ने यहां सेट किया है, इसका डायरेक्शन ड्रॉ कर चुके थे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर चुके थे। नेक्स्ट अगले स्टेप 7th कह रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ टीई वेक्टर। जो डी वेक्टर है उसका कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो इफ इट इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होगा तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सिंपली कहने का मतलब क्या है कि इसके एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है कब, जब ये या तो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होगा या वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, तो इसका कंपोनेंट्स हमको चाहिए। तो कैसे हम लोग कंपोनेंट्स निकालेंगे भाई, तो आप ध्यान से देखो, ये तो ध्यान में रहेगा चार्ज ऑफ द एलिमेंट्री डी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हम लोगों के पास अगर हम ध्यान से देखें, इस डी का जो डी वेक्टर यहां सेट हुआ है, इसका अगर ये एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं इस सिचुएशन में डी वेक्टर ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग है। इसका मतलब इस डी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। अगर वो वेक्टर ना एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो अकॉर्डिंग टू 7th स्टेप ये कह रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ डी वेक्टर। क्या करना है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ डी वेक्टर इफ इट इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड नहीं है, तो इसका कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट कैसे पता करोगे, तो ये वाला वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाला लाइन क्या वाई एक्सिस है, और ये वाला लाइन एक्स एक्सिस है। तो इसका कंपोनेंट हम लोगों को चाहिए। तो कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कंपोनेंट इस वेक्टर का फाइंड आउट करने के लिए ये या तो x के साथ या y के साथ जो एंगल फॉर्म करे वो एंगल पता होगा, तभी कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। तो इसका कंपोनेंट्स कैसे निकलेगा, तो एंगल चाहिए। ये एंगल थीटा माने हैं, ये एंगल क्या माने हो, थीटा माने हो, तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। दैट मींस इसका दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट इसके हेड से एक प्रोजेक्शन यहां डाल दो, तो ये जो प्रोजेक्शन डालोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड, ये कौन सा, और एक कंपोनेंट इसके हेड से यहां परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये परपेंडिकुलर डाल दिए, जैसे ही डालोगे तो यहां से एक वेक्टर और मिलेगा, और ये जो वेक्टर होगा एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, ये कंपोनेंट इधर मिल गया। और इस कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इस कंपोनेंट का अमाउंट कितना होगा, तो भाई जिधर थीटा बनता है, जिधर थीटा बनेगा उधर डी ई कॉस थीटा आएगा माइनस आई कैप, क्योंकि इस वेक्टर का डायरेक्शन भी देना है, क्योंकि इस वेक्टर का कंपोनेंट भी एक वेक्टर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं डी ई कॉस थीटा माइनस आई कैप लिख सकते हैं। देख लो, ठीक है। प्ले इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग, एक कंपोनेंट वाई के लॉन्ग। तो एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा इसको लिख सकते हैं डी कॉस थीटा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्यों दिए, क्योंकि इस कंपोनेंट का डायरेक्शन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है,
और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको लिख सकते हैं डी ई साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इस कंपोनेंट का डायरेक्शन नीचे आएगा, मतलब अलोंग नेगेटिव एक वाई एक्सिस, तो इसलिए इसके साथ क्या दे दिए माइनस जे कैप, इसके साथ हम लोग देते हैं माइनस जे कैप। ठीक है, क्लियर। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट हो गया। तो सेवेंथ स्टेप ये कर रहा था कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ डी वेक्टर इफ इट इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड नहीं होगा तब, एंड राइट डाउन डी वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। करे कि डी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो, मतलब आईजे के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे उसका कंपोनेंट्स हम लोग निकालेंगे, निकालने के बाद उस डी वेक्टर को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो भाई देयरफॉर यहां तक तो हम लोग को दो चीजें कैलकुलेट कर चुके थे, डी क्यू कितना होगा, डी क्या होगा। अब हम नेक्स्ट सेवेंथ स्टेप को अप्लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, या दैट स्टेप हम लोग कह सकते हैं कि जो भी डी वेक्टर को कंपोनेंट में जैसे ही हम लोग ब्रेक करेंगे, तुरंत इस डी वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख देना है, एक्सप्रेस करना है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि डी ई वेक्टर जो आएगा, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट, तो डी ई कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर का समीशन होगा, इसको लिख सकते हैं डी ई साइन थीटा माइनस जे कैप। देख लो कोई दिक्कत, इसको इसमें एक्सप्रेस कर दिए। क्लियर। तो सेवेंथ स्टेप हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। सेवेंथ स्टेप कह रहा था कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ डी वेक्टर इफ इट इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस एंड राइट डाउन डी वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सारा स्टेप जो अभी तक किए सेवेंथ स्टेप तक। सेवेंथ स्टेप तक क्या किए थे, पहले हम लोग लोकेट किए थे, जिस पॉइंट पर मेरे साथ आप बताने की कोशिश करो तो और याद होगा आपको। सबसे पहले लोकेट करेंगे जहां इंटेंसिटी चाहिए। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, जहां इंटेंसिटी पता करना वहां कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। इस तरह बनाएंगे कि एक जो एक्सिस आएगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए। मिल गया तो सही है, नहीं मिला तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब कैसे भी बना दो। ठीक है, लेकिन यहां दिख रहा है कि ये वाला लाइन क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। थर्ड स्टेप क्या है कि डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। कहां सेलेक्ट करोगे, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कहीं भी एक लोकेशन पर ले लो। फोर्थ स्टेप क्या है, जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे उसका लोकेशन हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। लोकेशन थीटा है और डी थीटा पर दिखा दिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, फिफ्थ स्टेप फाइंड द चार्ज ऑन द डिफरेंशियल एलिमेंट। तो डी क्यू क्या है, चार्ज ऑन दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, किसके टर्म में निकालना है, लेमडा के टर्म में निकाल दिए हम लोग। नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप 6 देख सकते हो, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन इधर आएगा, उसको ड्रॉ करना है। फिर इस इंटेंसिटी वेक्टर का, इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर सेट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, कर लिए। इसके बाद सेवेंथ स्टेप ये था कि जो भी इंटेंसिटी वेक्टर निकला है उसको चेक करना है कि वह एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है। नहीं है तो उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करना। हम लोगों ने ब्रेक कर दिया और उसको फिर क्या करेंगे, उसको कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ठीक है, सेवेंथ स्टेप कंप्लीट। इसके बाद आप देखो लास्ट स्टेप क्या कर रहा था, फाइनली हम लोग पहुंच गए अंतिम स्टेज पर, और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप कर रहा कि फाइनली वी नीड टू इंटीग्रेट डी वेक्टर टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। कह रहा है कि अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो भी डी वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में मिला है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, उसको हम लोग डी वेक्टर जो कंपोनेंट फॉर्म में मिला है, अब हम लोग उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही हम लोग का इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी आएगा। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं देयरफॉर नेट इंटेंसिटी ई वेक्टर जो आएगा इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर। यही ना, यहां से लिख सकते हो कि नेट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन यहां लिख देते हैं तो सही रहेगा। जो भी डी वेक्टर आएगा उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो टोटल इंटेंसिटी वेक्टर जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर आएगा, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर, मतलब डी वेक्टर ऐसे लिखे थे हम लोग, इसको लिख सकते हैं डी ई कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस, इसको अलग फिर इंटीग्रेशन के अंदर डी साइन थीटा माइनस जे कैप लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई
कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस इंटीग्रेशन डी साइन थीटा माइनस जे कैप। ठीक है, ब्रेक कर दिए। नेक्स्ट अब क्या करोगे, अब यहां पर सिंपल सा आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, यहां से इलेक्ट्रोस्टैट का कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अब इंटीग्रेट कैसे करोगे ध्यान देना। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए अब करते हैं क्या हम लोग, यहां से इंटीग्रेशन डी जो हम लोग ले रहे थे, ठीक है, तो डी का वैल्यू पहले पुट करते हैं। डी के क्या मॉड है, यहां डी क्या था, मॉड था, तो यहां भी वही मॉड है। मॉड का मतलब ये वाला, तो डी का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, डी क्यू। अच्छा, डी क्यू का वैल्यू हम लोगों ने यहां पुट नहीं किया था, डी क्यू का वैल्यू पुट करते तो लेमडा डी एक्स आता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आता। डी क्यू का वैल्यू पुट करते तो लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आता। तो यहां से लिख सकते हैं कि डी का मैग्नीट्यूड यहां से पुट करते हैं तो लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस इंटीग्रेशन लेमडा डी एक्स, डी का वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस जे कैप। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, यहां से सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे। मेरे ख्याल से ये सारे स्टेप्स आप लोग लिख लेना। इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं और चेक करते हैं कि कितना आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आप लोग थोड़ा ध्यान से याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे भाई, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो ई वेक्टर आएगा यहां से लिख सकते हो कि अब देखो क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट है कि जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर ले लेना। बहुत लोगों को इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो थोड़ा बहुत इसको अभी के लिए याद रखना, क्योंकि जैसा आप क्लास 12 में इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो यहां से फिर क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन का नियम क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, मतलब इस इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर लेंगे। तो लेमडा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। चेक करने का तरीका क्या है, लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों तो कांस्टेंट है। dx की बात करें तो dx ऑलवेज वेरिएबल होगा, क्योंकि dx डिफरेंशियल है तो ये ऑलवेज वेरिएबल होगा। r वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। अगर आपको चेक करना है ना कि कोई भी इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई टर्म आपका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तुरंत आप क्या करना है, इस वाले डायग्राम में आ जाना और इस जो एलिमेंट्री आप सिलेक्ट किए हो, आप सोचो कि अगर कोई और एलिमेंट्री यहां लेते, अगर इस एलिमेंट्री को छोड़कर अगर यहां कोई एलिमेंट्री लेते तो क्या उसके लिए r वही होता जो r इसके लिए है। सिंपल देखो, अगर r को चेक करना है कि इस इंटीग्रेशन के अंदर जो r है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, छोटा छोटा चीजें बार बार आपको यूज करना होगा। तो ये अगर r की हम बात करें कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, इसको चेक करने के लिए डायरेक्ट इस डायग्राम पर आओगे और ये जो एलिमेंट्री है इस एलिमेंट्री को छोड़कर कोई और एक एलिमेंट्री लेते तो क्या उसके लिए r वही आता जो इसके लिए r है। डेफिनेटली उसके लिए भी r क्या होता, वही होता। इसका मतलब r भी कांस्टेंट है। अगर अलग डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए वो पैरामीटर सेम वही आ जाता, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट या वेरिएबल चेक करने का तरीका इंटीग्रेशन के अंदर क्या है कि उस पैरामीटर को डायग्राम में चले जाओ और दूसरा एक डिफरेंशियल एलिमेंट लो, अगर उसके लिए वो क्वांटिटी डिफरेंट आ गया दैट मीन्स वो वेरिएबल है और इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। इस एलिमेंट्री को छोड़कर आप ये एलिमेंट्री लेते तो उसके लिए भी r का वैल्यू क्या होता, वही होता जो इसके लिए आता, इसलिए r कांस्टेंट है, dx वेरिएबल है। अच्छा, ये cos थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। चेक करने का तरीका, इस एलिमेंट्री को छोड़कर ये एलिमेंट्री लेते तो चेक करते हैं क्या उसके लिए थीटा वही होता जो इसके लिए थीटा है, तो नहीं, सेम नहीं आता, क्योंकि इसके लिए जो थीटा होगा इसके लिए जो एंगल होगा ये और ज्यादा कुछ एंगल होगा, दैट मीन्स ये cos थीटा वेरिएबल है। ठीक है, चेक करने का तरीका समझ में आ गया। अगर कोई भी एक पैरामीटर चेक करना हो हमेशा क्या करोगे, यहां पर इसको r को चेक करना था तो एक डिफरेंशियल एलिमेंट को छोड़कर दूसरा लेते उसके लिए r सेम आता, इसलिए r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। लेकिन cos थीटा की बात करें, थीटा कांस्टेंट की वेरिएबल है, तो एक एलिमेंट्री के लिए जो थीटा है दूसरे एलिमेंट्री के लिए थीटा वही नहीं होगा, कुछ अलग होगा, इसलिए थीटा वेरिएबल है। तो इसका मतलब cos थीटा वेरिएबल है। दैट मीन्स हम लोग करेंगे क्या, आप ऐसे ध्यान में रखना कि यहां से आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें से जो कांस्टेंट होगा बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। तो लेमडा बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सारा टर्म कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा माइनस आई कैप, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस आई कैप, ये आएगा। प्लस अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें से लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये भी बाहर जाएगा, और साइन थीटा डी एक्स, ठीक है, माइनस जे कैप। देख लो कोई दिक्कत। लेकिन अब सोचो ये कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अब इसको तो इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट हम लोग कैसे करेंगे, सॉरी ये dx होगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये cos थीटा dx है, तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहां थीटा होगा तो यहां भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये cos x होगा तो ये x होगा, अगर ये थीटा होगा तो इसको भी थीटा के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। इंटीग्रेशन का एक नियम है, इंटीग्रेशन का एक नियम है कि अगर ये d के साथ जो भी टर्म x है तो उसके साथ जो अटैच्ड पार्ट होगा, सेगमेंट होगा, वो भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ये x है तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होना चाहिए। इसलिए दो अलग अलग वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता। इंटीग्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। कहने का मतलब आप क्या करोगे, ये थीटा हो तो इसको थीटा में लिखना होगा, तो ये थीटा में कैसे लिख सकते हो भाई। अब सीधे आपको फिर से वापस इसमें जाना होगा और यहां जाके देखना होगा कि क्या कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें dx को थीटा के टर्म में लिखा जा सके। तो है ऐसा रिलेशन भाई, देखो ध्यान से, ये लेंथ dx था, ये लेंथ d थीटा है और ये r है, तो ये सिंपल छोटा सा सेगमेंट एक सर्कुलर आर्क की तरह काम कर रहा है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी सर्कुलर आर्क होता है और वो सेंटर के साथ ये r है, ये x है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन तो आप तो जानते हो सर्कल का कि x इक्वल टू कितना, सर्कुलर आर्क का लेंथ x है और ये रेडियस r है, एंगल थीटा है, तो x इक्वल टू आर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहां देखोगे तो ये क्या है, dx है, तो देयरफॉर dx को क्या लिख सकते हैं भाई, dx इक्वल टू r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एक सर्कुलर आर्क की तरह बिहेव करेगा। तो जो dx आएगा वो r इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको यहां पुट कर देते हैं, dy 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटीग्रेशन cos थीटा dx को क्या लिख सकते हैं, r डी थीटा। ठीक है, क्लियर। माइनस आई कैप प्लस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा dx को r डी थीटा लिख सकते हैं, माइनस जे कैप। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये r इस r स्क्वायर से कैंसिल होगा, यहां कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा माइनस आई कैप प्लस लेमडा बाई इस r से ये कैंसिल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस जे कैप, इतना लिख सकते हैं। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो फाइनली अब हम लोगों के पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आया, ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा माइनस आई कैप प्लस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस जे कैप लिख सकते हैं। अब देखो करना क्या है कि जब इंटीग्रेट करने जाओगे ना, जब एक ही वेरिएबल मिल गया, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा आ गया, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेट कर जब भी करोगे तो वहां पर उसका लिमिट पुट करना होता है, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे पुट करेंगे, तो ध्यान से देखो, वेरिएबल चेक करो, इस इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, थीटा, और थीटा एग्जैक्टली है क्या, थीटा के बारे में समझो, थीटा इस डिफरेंशियल एलिमेंट का लोकेशन है। तो अब ध्यान से सोचो थीटा का लिमिट क्या होगा, लिमिट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट कहां से कहां तक होगा, ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट यहां से लेकर यहां तक होगा। तो वो जो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये वाला सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट यहां कहीं होगा
इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए थीटा कितना होगा बता सकते हो? पहला डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए थीटा कितना होगा? थीटा हम लोग इस लाइन से थीटा मेजर कर रहे थे, तो अगर ये एलिमेंट्री यहाँ लाई करेगा तो इसका थीटा कितना आ जाएगा? 0। और ऐसा एलिमेंट्री चलते चलते यहां तक है, तो इस एलिमेंट्री के लिए थीटा कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहां जो एलिमेंट्री होगा उसके लिए इस थीटा का वैल्यू कितना? जो एलिमेंट्री यहाँ है उसके लिए ये एंगल थीटा है। ये एलिमेंट्री अगर यहाँ आ जाता है तो थीटा कितना हो जाता है? 0। और यही एलिमेंट्री अगर यहाँ चल के आ जाता तो थीटा कितना आता? 180 आता। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो वेरिएबल चेक करें कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल वहां पर क्या है भाई? थीटा है। और थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है? तो डिपेंड करता है कि डिफरेंशियल एलिमेंट हम कहां से कहां ले रहे हैं। तो डिफरेंशियल एलिमेंट जो इनिशियल है यहां से ले रहे हैं, तो यहां के लिए डिफरेंशियल एलिमेंट का थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 0। और यहां तक चल के आ गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 180। कहने का मतलब कि लोअर लिमिट कौन होगा? जो सबसे कम वाला होगा। तो सबसे कम वाला कितना होगा? 0। और सबसे ज्यादा वाला 180, तो 0 180। इस तरह हम लोग लिमिट को पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इंटीग्रेट करोगे तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। और 0 टू पाई माइनस आई कैप प्लस, अब देखो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। ये याद रखना, नहीं पता है तो माइनस जे कैप। नेक्स्ट अब क्या करेंगे भाई? लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अच्छा इसको पुट करते हैं साइन 180 माइनस साइन 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस आई कैप प्लस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस प्लस कॉस 0 और माइनस जे कैप। इतना लिख सकते हो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद। फिर यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा? लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये साइन 180 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये टोटल 0 माइनस आई कैप प्लस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये लिख सकते हो माइनस कॉस 180। कॉस 180 माइनस 1 होता है, ये निगेटिव साइन, तो ये 1 प्लस 1 और ये माइनस जे कैप। इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 माइनस जे कैप। 2 से ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स लिख सकते हो यहाँ से नेट इंटेंसिटी वेक्टर जो आएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिटी वेक्टर हम लोग का निकलना था वो निकल गया, और ये जो इंटेंसिटी वेक्टर आया वो एक वेक्टर फॉर्म में आ गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी निकल गया और उसका डायरेक्शन भी निकल गया। ठीक है, क्योंकि जो इंटेंसिटी वेक्टर हम लोगों के पास है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम कह सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी वेक्टर है ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग है। ये इंटेंसिटी वेक्टर किसकी वजह से है? ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग है, और कहां पर है? तो उसके सेंटर पर है। कहां पर है? उसके सेंटर पर। ठीक है, तो इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पर नेट इंटेंसिटी जो आएगा वो इंटेंसिटी वेक्टर कितना आएगा? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये क्या? माइनस जे कैप। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो अगर रिंग हम लोग ऐसे ले लेते हैं, अगर देखो रिंग की बात करें तो रिंग हम लोग का ऐसे है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका लेमडा गिवन है, ये इसका रेडियस है, तो इसकी वजह से जो नेट इंटेंसिटी आएगा सेंटर पर वो माइनस जे कैप की तरफ होगा। माइनस जे कैप किधर होगा? along दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये कितना हो जाएगा? ई वेक्टर आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे रिंग की वजह से इसके सेंटर पर ये जो ई वेक्टर आएगा ये टोटल इंटेंसिटी वेक्टर ई वेक्टर इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। बस ये 8 स्टेप जो मैंने लिखवाया है, इन 8 स्टेप को आपको ध्यान में रखना है, और इस सिचुएशन के थ्रू 8 स्टेप को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे, और इस तरह केवल इसमें नहीं आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था? ये जो अभी आपने देखा है इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का वेक्टर फॉर्म था, मतलब डायरेक्ट वेक्टर के फॉर्म में लिखे और वेक्टर को इंटीग्रेट किए। जैसे देखो अब हम लोगों ने इंटेंसिटी डी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखा और इसी वेक्टर को ही इंटीग्रेट कर दिया, और वहीं से सारा रिजल्ट आ गया। लेकिन
एक चीज और ध्यान में रखोगे कि वेक्टर इक्वेशन जब यूज करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है। लेकिन अब इसी सिचुएशन को हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी के थ्रू किसी पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना हो तो उसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, इस तरह का वेक्टर फॉर्म नहीं, स्केलर फॉर्म। और स्केलर फॉर्म से आप थोड़ा सा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत आसान होगा, उसके थ्रू भी आप इंटेंसिटी वेक्टर निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा हम लोग अब इसी सेम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं स्केलर फॉर्म के थ्रू। इस तरह के सिचुएशन को डील करने का जो स्केलर फॉर्म है उसको हम लोग शॉर्ट कट मेथड भी कह सकते हैं। वो जो मेथड है वो कुछ अलग तरीके से आया नहीं है, आप यहीं से समझ सकते हो कि कैसे इस सिचुएशन को और सिंपल कर सकते हैं और कैसे इस वेक्टर फॉर्म को स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तब, ठीक है। और कैलकुलेशन अगर आप पूरा कैलकुलेशन अगर ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा था कि हम लोग हमेशा ई डी वेक्टर निकाले और वेक्टर को इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आंसर आया आ गया। लेकिन अगर इस वेक्टर को इंटीग्रेट करते समय आप देखोगे तो इस डी वेक्टर का दो कंपोनेंट था। एक जैसे इंटीग्रेशन डी वेक्टर का मतलब क्या है, सिंपल ऐसा समझो, इंटीग्रेशन डी वेक्टर का एग्जैक्ट मतलब क्या है, पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो और क्लियर होगा। इंटीग्रेशन डी वेक्टर का ये मतलब होता है कि डी वेक्टर का मतलब कि ऐसा डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पर केवल एक डिफरेंशियल चार्ज की वजह से नहीं होगा। आप कह सकते हो कि सिंपल यहां से लेकर यहां तक ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट बहुत सारा होगा, और वो सारा का सारा डिफरेंशियल एलिमेंट अपना एक डी वेक्टर सेट करेगा। इसके कुछ देर पहले आपने देखा था कि अगर यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोग देखें तो यहां से लेकर यहां तक ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट बहुत सारा होगा, और हर डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर एक डी वेक्टर सेट करेगा। और कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक डी वेक्टर में इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, एक डी वेक्टर में जो इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट्री का मतलब इंटीग्रेशन डी वेक्टर का एग्जैक्ट मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्री यहां पर डी वेक्टर सेट किए हैं, सारे डी वेक्टर का हम वेक्टर समेशन कर रहे हैं। सारे एलिमेंट्री के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर समेशन कर रहे हैं। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि जैसे इंटीग्रेशन डी वेक्टर करेंगे, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या कि हर एलिमेंट्री का अपना एक डी वेक्टर यहां होगा और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होगा कि सारे एलिमेंट्री वेक्टर का जो भी डी वेक्टर आएगा उसका हम क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं। और ये वेक्टर है तो जो समेशन होगा कैसा होगा, वेक्टर समेशन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा वेक्टर यहां पर है, हर एलिमेंट्री का अपना एक वेक्टर है और सबका समेशन कर रहे हैं। समेशन करते समय देख रहे हैं कि जो वेक्टर यहां पर होगा उसका दो कंपोनेंट है। एक डी वेक्टर अगर लेते हो तो उस डी वेक्टर का मतलब हम लोग एग्जैक्टली क्या करेंगे, सबके डी वेक्टर का समेशन कर रहे हैं, फिर फर्दर इसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में दिखा रहे हैं। मतलब हर डी वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, मतलब इस एलिमेंट्री का जो डी वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट है, इसी तरह सारे एलिमेंट्री का दो कंपोनेंट होगा। अब देखो जैसे यहां से इसको लिख रहे हैं और इसको अलग किए तो आप ध्यान से देखो, इसका मतलब हुआ, इसको समझने की कोशिश करो, दिस इज कॉल्ड DEX वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, DEX वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, DEY वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये क्या है कि एक एलिमेंट्री का, इस एलिमेंट्री का जो डी वेक्टर है इसको बोलेंगे DEX वेक्टर और इसको बोलेंगे DEY वेक्टर, ये वाले कंपोनेंट को। और इस DEX के साथ इंटीग्रेशन लग गया, इस DEX के साथ इंटीग्रेशन लग गया, इस DEX के साथ इंटीग्रेशन लगने का मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा जितना भी एलिमेंट डी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा उसका सबका क्या कर रहे हैं हम लोग, समेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर मान लो रिंग ऐसे लेते हैं, इस रिंग ये इसका सेंटर है और इस सेंटर पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये वाला एक एलिमेंट्री यहां ले लिए, 3-4 एलिमेंट्री लेते हैं। ठीक है, ऐसा आप ध्यान से देखो, 3-4 एलिमेंट्री हम लेते हैं। इस एलिमेंट्री की वजह से एक डी वेक्टर इधर आएगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर DEX आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा DEY। उसी तरह इस एलिमेंट्री का भी एक डी वेक्टर इधर आएगा, इसका भी दो कंपोनेंट होगा,
फिर इस एलिमेंट्री का भी कह सकते हो कि डी वेक्टर आएगा, इसका भी दो कंपोनेंट, डी ई एक्स इधर आएगा, एक इधर क्या आ जाएगा, डी ई वाई आ जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी डिफरेंशियल एलिमेंट है सब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेट करेंगे और हर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपना एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। तो जैसे ये डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन लग गया, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी एक्स कंपोनेंट हैं, मतलब जितने भी डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, मान लो ए नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट है तो ए नंबर ऑफ डिफरेंशियल इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ए नंबर ऑफ एक्स कंपोनेंट होगा, तो सारे एक्स कंपोनेंट को जब समेशन करेंगे तो उसी को इंटीग्रेशन डी एक्स कर रहे हैं, डी ई एक्स। और इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन डी वाई का मतलब सारे एलिमेंट्री के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वाई कंपोनेंट का समेशन कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से समझो, इंटीग्रेशन डी ई एक्स वेक्टर का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्री का जो इंटेंसिटी वेक्टर ओ पॉइंट पर होगा सबके एक्स कंपोनेंट का हम वेक्टर समेशन कर रहे हैं। और डीई वाई वेक्टर का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्री के डीई वेक्टर के वाई कंपोनेंट का वेक्टर समेशन कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा अब ध्यान से देखो, तो ये जब समेशन हम किए तो इस समेशन को करते समय हमको खुद दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन सारा समेशन करके हमको रिजल्ट दे देगा। ये जो इंटीग्रेशन साइन है ये सारा रिजल्ट खुद ब खुद दे देगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से रिजल्ट हमको मिल गया था, ये वाला रिजल्ट मिला था, इसको बोलेंगे डी ई एक्स का इंटीग्रेशन। ये तो इसी को ना सॉल्व करते हुए जा रहे थे, और वाई और एक्स दोनों को। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म टोटल 0 आ रहा और ये वाला टर्म आ रहा 2 लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप, मतलब एक्स कंपोनेंट का, मतलब इसका जो समेशन है, अगर फाइनल कैलकुलेशन में देखोगे तो इसका समेशन कितना आ गया, मतलब सिंपल लिख सकते हैं कि दिस इंटीग्रेशन डी ई एक्स ये कितना आ गया 0, और ये जो y कंपोनेंट का समेशन डी ई वाई वेक्टर का समेशन फाइनली इतना आ गया लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। ठीक है? क्लियर? ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन डी एक्स का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्री के एक्स कंपोनेंट का वेक्टर समेशन कितना आ गया 0, और इंटीग्रेशन डी वाई का मतलब क्या है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के वाई कंपोनेंट का समेशन कितना आ गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। इसका मतलब अगर ध्यान से देखोगे, अगर थोड़ा सा सोचे हम लोग कि आखिर ये एक्स कंपोनेंट 0 हुआ क्यों, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो, जिसे समझने की कोशिश करना कि ये वाला 0 हुआ क्यों। अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप इस तरह समझ सकते हो कि ये 0 क्यों हुआ। अगर हम रिंग की बात करें तो ये रिंग कुछ इस तरह था, ये इसका सेंटर था। अब ध्यान से देखो, एक एलिमेंट्री हम यहां ले रहे हैं, मान लो कि ये एलिमेंट्री हम ले लेते हैं इस तरह अल्फा एंगल पर, एक छोटा सा एलिमेंट्री ले लिया। ठीक है? इस तरह का एक छोटा सा एलिमेंट्री ले लिया। इस एलिमेंट्री की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा डी वेक्टर। ठीक है? अब हम करते क्या है कि ठीक इसके सामने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री और ले लेते हैं। ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल से ये भी अल्फा एंगल बना रहा। ठीक है? और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा कुछ इस तरह आएगा, मान लो डी वेक्टर। ठीक है? अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इस डी वेक्टर का, दोनों डी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट होगा। पहले डी वेक्टर का ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा अल्फा, ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो डी ई साइन अल्फा। एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा डी ई कॉस अल्फा। अच्छा, इसका भी दो कंपोनेंट आएगा डी ई, ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो डी ई कॉस अल्फा, और इधर कितना आ जाएगा डी ई साइन अल्फा। ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब जैसे ये ड्रॉ मैंने किया आपको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर इंटीग्रेशन डी एक्स का 0 क्यों आ रहा था। क्यों 0 आ रहा था? क्योंकि सोचो, एक एलिमेंट्री क्यों लेते हैं, इस एलिमेंट्री का डी वेक्टर इधर होगा, इस एलिमेंट्री के डी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इधर होगा डी कॉस अल्फा, और इस एलिमेंट्री का जो डी वेक्टर उसका वाई कंपोनेंट डी साइन अल्फा इधर होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है,
और जब भी लाइन ऑफ सिमेट्री किसी डायग्राम में मिल गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया, तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि इस एलिमेंट्री के इस तरफ वाला, इसके ठीक इसके सिमेट्रिकल एलिमेंट, मतलब सिमेट्रिकल एलिमेंट मतलब जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर इसको मिरर ले लो तो इसका इमेज कौन बनेगा, ये वाला इमेज बनेगा। मतलब जितना एंगल पर अल्फा पर ये होगा, ये भी सेम अल्फा पर होगा। तो इस एलिमेंट्री का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, और इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, इधर डी कॉस अल्फा, इधर क्या जाएगा डी साइन अल्फा। और देख सकते हो ध्यान से, ये कंपोनेंट वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का अमाउंट इक्वल है। ये वेक्टर और ये वेक्टर है, दोनों का लेंथ इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वाई कंपोनेंट ऐड हो गया। सिमिलरली सोचो, एक एलिमेंट अगर हम यहां लेते हैं, ठीक है, इसका डी वेक्टर इधर कुछ आता, डी डैश आता, इसका भी एक्स कंपोनेंट होता है, इसका भी वाई कंपोनेंट होता, ठीक। ड्यू टू सिमेट्री कह सकते हो, इसका एक मिरर इमेज इधर आता, तो इधर की एलिमेंट्री का भी एक डी वेक्टर कुछ कह सकते हो इस तरह आता, और इस डी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है और इस डी का एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता, इसका वाई नीचे आता, इसका भी वाई नीचे आता। इसी तरह सोचो, फिर एक एलिमेंट्री यहां लेते, उसका भी डी इधर होता, और ठीक इसका मिरर इमेज यहां लेते, तो इसका भी डी कुछ इस तरह होता। तो इस डी का और इस डी का एक्स कंपोनेंट फिर कैंसिल आउट हो जाता और वाई कंपोनेंट ऐड हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अबाउट दिस लाइन, हम लोग कह सकते हैं कि हर एलिमेंट्री का एक मिरर इमेज वाला एलिमेंट्री जो होगा, उसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा भाई, कैंसिल आउट करेगा। फिर एक एलिमेंट्री लेते हो, तो इसका जो मिरर इमेज वाला एलिमेंट्री है, एक दूसरे के एक्स कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। ये एलिमेंट्री लेते हो, मतलब कह सकते हो कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, या ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन हम लोग का बन रहा है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इधर जितना एलिमेंट्स है और इसके इधर जितना एलिमेंट्स है, सबका, इस सारे एलिमेंट का, इधर के एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन इधर आएगा, और इधर के एलिमेंट का सबका एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन इधर आएगा, और सब एक दूसरे के एक्स कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इधर के एलिमेंट का वाई कंपोनेंट नीचे आ रहा, और इधर के एलिमेंट का भी वाई कंपोनेंट नीचे आ रहा, इसलिए सारा वाई इंटीग्रेशन डी वाई एड होकर कुछ रिजल्ट दे रहा है, लेकिन सबका एक्स मिलकर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्री के एक्स कंपोनेंट का वेक्टर समेशन ऑलवेज क्या आएगा, जीरो। क्योंकि ड्यू टू लाइन ऑफ सिमेट्री, या कह सकते हैं ड्यू टू सिमेट्रिकल सिचुएशन। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, तब ये शायद एक्स कंपोनेंट का वैल्यू जीरो नहीं आता। मान लो कि यहां से अगर ये इतना रिंग कट कर देते हैं, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग नहीं होता, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता, क्योंकि इधर जितना एलिमेंट होगा इधर उतना एलिमेंट नहीं होगा, तब इसका एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं होता। एक्स कंपोनेंट जीरो होने का मतलब क्या है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से जितने एलिमेंट्स इधर होंगे, इधर अगर 20 एलिमेंट है तो इधर भी 20 होंगे, और इधर के 20 एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट और इधर के 20 एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट एक दूसरे के एक्स कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन सबका वाई का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए सबका वाई जुट के, इसलिए इंटीग्रेशन डी वाई का वैल्यू कुछ आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन डी एक्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। दैट मीन्स, अब ध्यान देना यहां से, मेरे ख्याल से ये इंटीग्रेशन कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, और उस इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब ये जैसे ही मतलब समझ गए, दैट मीन्स यहां से एक कंसेप्ट और निकाल सकते हो कि जहां भी हमको ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री दिख गया, अगर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल दे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मिल गया, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मिल गया, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से वेक्टर का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्केलर कंसेप्ट यूज करेंगे, मतलब एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे, तो सिंपल देखो यूज करने का तरीका क्या है। हमको पता चल गया कि एक्स कंपोनेंट में भी इंटीग्रेशन का यूज करे, तो एक्स कंपोनेंट जीरो आ गया, तो हम इस कंपोनेंट को स्टार्टिंग में ही हटा देंगे। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मिले, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे ही मिलता है, तो हम लोग सबसे पहले एक ऐसा कंपोनेंट होगा, हर एलिमेंट्री का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो दूसरे एलिमेंट्री के मिरर इमेज के एलिमेंट्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको हम पहले ही हटा देंगे, तो ये इंटीग्रेशन का झमेला खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल देखो आप करेंगे क्या,
ये अगर कंसेप्ट समझ गए ना तो आपको जो अभी शॉर्टकट बताने वाले हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब फिर से जितना स्टेप्स मैंने लिखा था सारे स्टेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 1 हम लोगों के पास था कि लोकेट करना, ठीक है, लोकेट कर दिया। अब देखना जो अब दूसरे मेथड से हम लोग इस सिचुएशन को डील करेंगे, मेथड 2, और ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, इसको यूज करते हैं और इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या था, लोकेट करना था, सेम सिचुएशन है। अब इसको वेक्टर से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अब देखना कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोकेट करना था, करेंगे जो स्टेप्स उसमें था, सारे स्टेप्स लगभग कॉमन है, लास्ट में 2-3 स्टेप्स थोड़ा सा अलग है। स्टेप 1 पहले लोकेट करना था जो इसका था। स्टेप 2 क्या करेंगे भाई, एलिमेंट्री सिलेक्ट करना। स्टेप 2 था कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिए, जहां पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिए। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना था, कर लिए। स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 ये था कि इसका लोकेशन ड्रॉ करना था, ड्रॉ कर दिए। स्टेप 5 क्या था, जैसे ही लोकेशन हम लोग ड्रॉ कर दिए, नेक्स्ट इसके बाद अगला स्टेप क्या था कि इसकी वजह से जो डी वेक्टर आएगा उसको ड्रॉ करना, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, ठीक है, लोकेशन के बाद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप 6 क्या है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 5 में था डी क्यू फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ लेमडा, ठीक है। अच्छा, स्टेप 6 में क्या था, डी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, क्या था, डायरेक्शन और एंड मैग्नीट्यूड, ये दोनों फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में था लोकेशन, स्टेप 2 में क्या था, कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टेप 3 में क्या था, स्टेप 3 में जैसे हम लोग किए थे एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करना। स्टेप 4 में क्या था, उसका लोकेशन। स्टेप 5 में क्या था, डी क्यू इन टर्म्स ऑफ लेमडा। स्टेप 6 क्या था, डी का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये 6th स्टेप। अब स्टेप 7th में क्या करोगे, अब यहां तक सारा चीज कॉमन था जितना उसमें था जो हम लोग पहले मेथड से बनाए थे, लेकिन अब जो दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें 6th स्टेप लगभग सेम था, बस केवल 7th स्टेप में क्या होगा, हम लोग करेंगे क्या कि we need to find the effective component of DE vector in case of symmetrical situation, in case of symmetrical situation। इसका मतलब क्या है कि we need to find the effective component of D vector। हम लोग क्या करना है कि जो D वेक्टर आएगा उसका एक इफेक्टिव कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ D वेक्टर इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सिचुएशन। इसका मतलब क्या है, इसका समझो, ठीक है। पहला स्टेप लोकेट करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, जैसे लोकेट किए इसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस। थर्ड स्टेप क्या था, डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करना। फोर्थ स्टेप क्या था, उसका लोकेशन, डिफरेंशियल एलिमेंट का ड्रॉ करना, थीटा। ये सारा चीज करेंगे जो उसमें किया था, इस मेथड में भी वही करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या था, डी क्यू फाइंड आउट करना, तो डी क्यू निकालते हैं। डी क्यू कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स निकालेंगे। सिक्स्थ स्टेप क्या है कि डी वेक्टर का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, कितना आएगा, तो ये लिख सकते हैं कि डी का मैग्नीट्यूड डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिक्स स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट सेवेंथ स्टेप में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो अब ध्यान से देखो, ये इसके बाद सेवेंथ स्टेप में कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सिचुएशन। कहने का मतलब अगर हमको जिस कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी की वजह से, यहां से थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सुनना, हम लोगों को जिस कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री वहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री वहां मिल गया तो समझो वहां पर इफेक्टिव कंपोनेंट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल इस डायग्राम में अगर देखोगे तो ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया
तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो स्टेप 7 है इसको यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप वी नीड टू फाइंड द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर, मतलब जो डी वेक्टर है इसका इफेक्टिव कंपोनेंट निकालेंगे। तो इफेक्टिव कंपोनेंट निकालने के लिए इसको कंपोनेंट में तो ब्रेक करना ही होगा, ठीक है। इसको क्या किए, कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए। और इफेक्टिव कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए लिखवा नहीं रहे, लेकिन इसको नोट कर लेना। इफेक्टिव कंपोनेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो एक एलिमेंट की वजह से डी वेक्टर आया था उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट इस एलिमेंट का एक मिरर इमेज ले लेना। क्या ले लेंगे, इस एलिमेंट का मिरर इमेज। मतलब अगर ये मिरर होगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां कहीं बनेगा। तो एग्जैक्टली यहां पर एक एलिमेंट ठीक इसके सामने, इसके ठीक सामने एक एलिमेंट ऐसा हम लोगों को मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। और इसका भी चार्ज डी क्यू होगा, लेंथ कितना होगा, डी एक्स होगा, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता तो हम लोग को पहले मेथड से ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया क्योंकि पहला मेथड यूनिवर्सल है। पहला मेथड यूनिवर्सल है कि आप किसी भी सिचुएशन में कभी भी यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट मैं आपको सेकेंड मेथड बता रहा हूं, ये कंसेप्ट तभी वैलिड है इफेक्टिव कंपोनेंट वाला जब हम लोग को लाइन ऑफ सिमेट्री वहां मिलेगा, अदरवाइज हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे ही मिला, आप क्या करेंगे, तो इफेक्टिव कंपोनेंट कैसे निकालोगे। तो इफेक्टिव कंपोनेंट निकालने के लिए ये लिखवा नहीं रहा हूं, लिख लेना है कि इसकी वजह से जो डी वेक्टर ड्रॉ किया था उसका कंपोनेंट ले लिए। फिर क्या करेंगे, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको मिरर कंसीडर करते हुए इसका इमेज इधर ले लिए। और जैसे इसका इमेज लेंगे तो, और इमेज लेने के बाद फिर क्या करेंगे, इसकी वजह से एक इंटेंसिटी वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं। क्योंकि ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। अगर डी टू सिमेट्री देखोगे, ये इसका मिरर इमेज है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो इसका जो डी वेक्टर आएगा, इसका डी वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, इसको ड्रॉ कर दिए। एक डी वेक्टर ये भी होगा, ठीक है। जैसे ही डी वेक्टर ड्रॉ किए, अब सोचो क्या करोगे, जैसे ही डी वेक्टर में ड्रॉ किए, इस डी वेक्टर का भी दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, तो एक कंपोनेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस डी का एक कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा आएगा। ये कंपोनेंट इधर आ गया, इसको लिखेंगे डी ई कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट नीचे आएगा और ये कितना आएगा, डी ई साइन थीटा आएगा, ठीक है। क्लियर, देख लो, एक कंपोनेंट इधर आ गया डी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट नीचे आ गया, कितना आ गया, डी साइन थीटा, ठीक है। जैसे ये सेकेंड एलिमेंट आप लिए और उसका डी यहां ड्रॉ किए, जैसे उसका डी ड्रॉ किए, डी ड्रॉ करने के बाद ये वाला थोड़ा, ये एंगल डी थीटा होगा। जैसे आपने डी वेक्टर यहां ड्रॉ किया, इसका दो कंपोनेंट निकाला, इसके बाद तुरंत आपको यहां पता चल जाएगा कि इन दोनों का कौन सा कंपोनेंट एक दूसरे के कंपोनेंट को कैंसिल करेगा। मतलब इसका एक कंपोनेंट, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट, और ये जो वेक्टर यहां सेट करा, इसका कोई ना कोई एक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा तो। और लाइन ऑफ सिमेट्री का सिचुएशन आएगा तो इसका जो टोटल वेक्टर आएगा उसका एक कंपोनेंट, और ये जो टोटल वेक्टर आएगा इसका एक कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा भाई, कैंसिल आउट करेगा। तो आप ध्यान से देखते हो कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, देख रहे हैं कि इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट नीचे है और इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट नीचे, दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है और दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। दैट मींस कह सकते हो कि जो भी ये रिंग यहां टोटल इंटेंसिटी सेट करेगा वो सारे एलिमेंट्री के एक्स कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अगर इस एलिमेंट्री का एक्स और इस एलिमेंट्री का एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, सिमिलरली क्या होगा कि इधर के जितने भी एलिमेंट्री होंगे उनका एक्स और इधर के जो एलिमेंट्री होंगे उनका एक्स, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेंगे। इससे ये कंक्लूजन निकला कि यहां पर जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ड्यू टू दिस रिंग, उसमें सारे एलिमेंट्री के एक्स कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वाई कंपोनेंट का, क्योंकि सबका वाई नीचे की तरफ होगा, सबका वाई ऐड होके यहां पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। क्लियर। तो जैसे ये आपको पता चल गया कि जो टोटल इंटेंसिटी वेक्टर आएगा ड्यू टू दिस रिंग एट द सेंटर, उसमें एक्स कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये हम इंटीग्रेट जब कर रहे थे वेक्टर इक्वेशन का तो वो कैंसिल होकर जीरो आ रहा था, लेकिन हम वो कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे अगर हम ये पता कर लें कि लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है और कौन सा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। दैट मींस कह सकते हो कि हियर
all the x components of differential electric field intensity would get cancelled। ठीक है, सारे के सारे एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयरफॉर इफेक्टिव का मतलब जिसका टोटल इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन होगा, तो इफेक्टिव कंपोनेंट ठीक है कौन सा हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, एक इंटेंसिटी वेक्टर का अगर हम बात करें तो इसका दो कंपोनेंट है, एक कॉस एक साइन थीटा। तो जो एक्स वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है, वाई वाला कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कंपोनेंट। तो यहां इफेक्टिव कंपोनेंट किसको बोलेंगे? डीई साइन थीटा को, मतलब इसको बोलेंगे डीई इफेक्टिव। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा। ये क्यों लिख रहा है? क्योंकि इसी कंपोनेंट का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन होगा, और इस वाले कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन ये, क्योंकि ये सारा एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर टोटल इंटेंसिटी जो आएगा, अब देखो ये 7th स्टेप हो गया। डी इफेक्टिव पता करना था, कर लिए। डी इफेक्टिव पता कर लिए, क्योंकि एक इंटेंसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का टोटल इंटेंसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसका ओनली वाई कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए डी इफेक्टिव कितना लिख दिया? डी साइन थीटा। देयरफॉर ई वेक्टर कितना आएगा भाई? ई वेक्टर जो होगा, ये जो डी इफेक्टिव होगा, इसका क्या लिख सकते हैं भाई? इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? डी इफेक्टिव का डी ई साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। डी साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो डी का वैल्यू आप लोगों ने निकाल के रखा है, इसको लिख सकते हैं लेमडा डी एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं लेमडा डी एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? नेक्स्ट अब क्या करोगे? जो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ से साइन थीटा डी एक्स, और फिर हम लोगों को पता है कि लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ से फिर क्या करेंगे? साइन थीटा डी एक्स। तो इस dx को कन्वर्ट करना होगा, तो dx इक्वल टू हम लोग को पता है dx कितना होगा? आर डी थीटा, और यहां से लिख सकते हैं आर डी थीटा, और ये कैंसिल, तो यहाँ आर आएगा, तो साइन थीटा डी थीटा। अच्छा ये क्या होगा? नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? तो ये 0 से लेकर 180 तक, 0 से लेकर 180 तक, ये कितना आ जाएगा? यहां से कैलकुलेट जब करोगे, यहां लिख देते हैं, यहां जब कैलकुलेट करेंगे तो ई वेक्टर, ये ओनली मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है, ये लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और 0 to पाई, और ये कितना आ जाएगा? लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, और ये कितना आ जाएगा? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और डायरेक्शन तो बता सकते हो, क्योंकि टोटल इफेक्टिव वाई कंपोनेंट आ रहा है, इसलिए डायरेक्शन किधर आएगा? नीचे आएगा। हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो शॉर्ट मेथड है, स्टेप 8 क्या लिखते हैं हम लोग? स्टेप 8 क्या होता है? देयरफॉर नेट इंटेंसिटी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इफेक्टिव। ठीक है, अगर इस मेथड को आप इंप्लीमेंट करते हो तो देखो आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ा, लेकिन ये मेथड एक्चुअली वहीं से डेराइव हुआ है, वेक्टर इक्वेशन से। वेक्टर इंटीग्रेशन जो हम लोग किए थे वहीं से डेराइव हुआ है, लेकिन इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि जब सिमेट्री दिखेगा तभी ये यूज हो सकता है, अदरवाइज यूज नहीं होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे, ठीक है, कि ये वाला जो सेकेंड मेथड है, लाइन ऑफ सिमेट्री दिख गया तो यूज करना, और लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगा तो इस मेथड को यूज करने का तरीका क्या है? जो उसमें टोटल 6th स्टेप था, सारा स्टेप्स इसमें भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ 7th और 8th अलग होगा। 7th में क्या है कि हम लोग इफेक्टिव कंपोनेंट निकालेंगे, और इफेक्टिव कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या है कि लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट इस जो एलिमेंट्री लिए थे उसका मिरर इमेज ले लेंगे, और वो जो मिरर इमेज की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसको ड्रॉ कर देंगे। फिर इन दोनों के इंटेंसिटी वेक्टर को चेक करेंगे कि इन दोनों का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहा है, तो जो कैंसिल आउट करेगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, जो दोनों का कंपोनेंट ऐड होगा
वो इफेक्टिव होगा, तो तुरंत क्या निकालेंगे, इफेक्टिव कंपोनेंट डी इफेक्टिव डी साइन थीटा। इफेक्टिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो टोटल इंटेंसिटी होगा उसमें सारे एमिटर के वाई कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इंटीग्रेशन डी इफेक्टिव। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि सारी जो भी यहां पर इंटेंसिटी वेक्टर सेटअप होंगे सबके वाई कंपोनेंट का हम लोग समीशन कर रहे हैं। डी इफेक्टिव मतलब सबके वाई का समीशन कर रहे हैं, और कैसा समीशन, वेक्टर नहीं स्केलर समीशन। और ये स्केलर समीशन करने के बाद उतना रिजल्ट दे देगा। और डायरेक्शन हमको पता है कि डायरेक्शन किधर होगा, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो तरीका है थोड़ा आप लोग को ध्यान में रखना होगा। बहुत डिटेल में मैंने एक डेरिवेशन आपको बताया, क्योंकि यही डेरिवेशन आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद जितने भी डेरिवेशंस आएंगे उसमें इन्हीं सारे स्टेप्स को यूज करना है। तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शन रहेगा कि जब भी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम लोग वेक्टर मेथड यूज करें या स्केलर मेथड। तो इसके लिए पहले सिमेट्री चेक कर लेना, सिमेट्रिकल सिचुएशन मिलेगा स्केलर यूज करना, नहीं मिलेगा वेक्टर यूज करना। और वेक्टर हम लोग क्या कह सकते हो कि यूनिवर्सल है, कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्केलर के साथ ये वाला जो मेथड है ये सिमिलर टू वेक्टर मेथड ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। इसमें एक इफेक्टिव कंपोनेंट निकालना होगा, उसमें एक इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं निकालना होता है, ठीक है। और मैंने कोशिश भी किया है कि ये इफेक्टिव कंपोनेंट वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आए, इसीलिए वेक्टर वाला बहुत टीचर को पता नहीं होता है। डायरेक्ट बोलते हैं देख ऐसे एक कंपोनेंट आएगा, एक वेक्टर आएगा, इधर से एक वेक्टर आएगा, इसका कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, और बोलते हैं ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन एग्जैक्टली सब बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग क्यों दो एलिमेंट लेते हैं। और ये स्केलर मेथड है, और ये सब जगह वैलिड नहीं होगा, केवल वैलिड होगा इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सिचुएशन, ठीक है। इसीलिए आप वेक्टर मेथड को भी ध्यान में रखोगे। वेक्टर मेथड में क्या था, डी वेक्टर निकालने के बाद इसको आई कैप जे कैप में लिखना है, फिर वेक्टर को इंटीग्रेट कर देना है। लेकिन इफेक्टिव वाले में क्या था, डी वेक्टर निकाल कर फिर क्या करेंगे, इफेक्टिव कंपोनेंट चेक करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसलिए दोनों तरीका को आप थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करें, ठीक है।